चलिए इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो कि आईसीएसई केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सामने में जो कुछ भी है वो किस चीज से बना हुआ है। वो बना हुआ है कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे हम कहते हैं एटम। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है वो मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो हर एक एलिमेंट का एक एटम होता है। तो चलिए एटम को देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्डअप होगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम में सबसे पहले होता है एक न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें ये दो पार्टिकल से बना हुआ होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मतलब इस छोटे से मास के अंदर हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो एटम होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो एटम में नेगेटिव चार्ज होना भी बहुत जरूरी है। तो फिर अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एटम का अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में, जो कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो तो एक एटम हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का खुद एक सिंबल होता है। जैसे कि अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम का सिंबल होता है Na, हीलियम का होता है He, हाइड्रोजन का होता है H। तो हर एक एलिमेंट का खुद एक सिंबल होता है, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि इसके नीचे हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और उसका ऊपर यहाँ पे हम उसका मास नंबर लिखते हैं। इसका हाइड्रोजन का मास नंबर 1, हीलियम का मास नंबर है 4, और इसका है 23। डब्बा के अंदर डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये होता है मास नंबर, जो कि इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और ये 11 जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कोई किसी भी दो एलिमेंट के एटम के लिए सेम नहीं होता है। अगर हम हीलियम का एटम उठा लेंगे तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, उसका न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन का अगर न्यूक्लियस उठाए तो उसका हीलियम में एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम का न्यूक्लियस उठाए तो उसके न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन होगा। सोडियम का न्यूक्लियस उठाए तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स ही होंगे। कोई भी दो एलिमेंट के एटम में कभी भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाला प्रॉपर्टी हमारे हेनरी मूजली ने पता लगाया, और उसके बेसिस में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो ये वाला प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तो अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला से, जस्ट एक फॉर्मूला है, इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें 11 प्रोटॉन्स है तो इसमें 12 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि 11 प्लस 12 इक्वल टू 23। तो 11 प्रोटॉन प्लस 23 न्यूट्रॉन इक्वल टू 11 प्रोटॉन्स प्लस 12 न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 नंबर ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पे टोटल अगर इसका एटम हम देखें तो यहाँ पे टोटल 11 प्रोटॉन्स होंगे और 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। और तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि एटम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एटम में 11 प्रोटॉन्स है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब 11 प्रोटॉन्स है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमें पता लग गया। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट शेल होता है इसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल उठा लें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, और इसका अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इसका अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन अगर हीलियम का एग्जाम्पल उठाए तो यहाँ पे होगा प्लस और इसका अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल उठाए तो फिर यहाँ पे अलग केस है। जैसे कि समझ लीजिए इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक शेल, दो शेल। यहाँ पहला शेल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब पहला शेल बस 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकता है, मतलब पहले शेल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी के जितने भी शेल आएंगे, बाकी के जितने भी नेक्स्ट शेल आएंगे उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, यहाँ पे मैं 8 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में मूव कर जाएंगे। कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक हमारा शेल फिल ना हो जाए। शेल फिल कब होगा? जब हमारा एक शेल में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बस एक्सेप्शन ये है कि बस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी जो भी शेल आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये लास्ट शेल जो होता है इसका, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर एटम में 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक जो न्यूक्लियस के बाद वाला जो शेल होता है एक, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका अगले जितने भी शेल होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये हमें पता चल गया। और मास नंबर इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि हर एक एटम के लिए जो और जो नंबर और जो नीचे है उसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर एक एटम के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये एक बहुत खास प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो चलिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हो। तो चलिए अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ लिया है और हमने समझ लिया है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज के ऊपर, मतलब एक स्पेशल प्रॉपर्टी एटम्स की, जो कि है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कोई भी किसी भी दो एटम्स, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के लिए सेम नहीं होते। तो ये हमें समझ में आ गया। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो चलिए हम तो जितना हम लोग सिलेबस में उतना रफ पीरियोडिक टेबल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे आता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आता है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम को आ जाता है लिथियम, यहाँ पे आता है बेरिलियम, सर यहाँ पे आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसका आता है पोटेशियम, यहाँ पे आता है कैल्शियम। यह है हमारा ग्रुप 1। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। ये जो हमारा एक एक टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम कहते हैं रो और इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये जो रो होता है उसे हम कहते हैं पीरियड और ये जो कॉलम होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप। तो हर एक ग्रुप का अपना एक नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ जैसे आगे जाएंगे ग्रुप नंबर बढ़ेगा। लेकिन 1 2 के बाद डायरेक्ट 13 ग्रुप नंबर आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हो गया हमारा। और ये जो पीरियड नंबर है ये भी 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4। तो ये हमें समझ में आ गया कि कोई रो को कहते हैं हम पीरियड और ग्रुप को कहते हैं, एक रो को कहते हैं हम पीरियड और कॉलम को कहते हैं हम ग्रुप। तो ये वाला है ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। तो इसका बीच का जो होता है ये होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक। तो हमारे सिलेबस में ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 वो भी यही सब सिलेक्टेड एलिमेंट्स है। यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो
तो ये हमारा एक जनरल पीरियोडिक टेबल बन गया। तो यहाँ पे चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ग्रुप को स्पेशल नाम भी दिया गया है जो कि अभी हम समझते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 को हम कहते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है पूरा ग्रुप का नाम उसी के ऊपर पड़ जाएगा, इसे हम कहेंगे बोरॉन फैमिली या फैमिली कहते हैं बोरॉन फैमिली। वैसे ये वाला होगा कार्बन फैमिली, ये वाला होगा नाइट्रोजन, ये वाला होगा ऑक्सीजन, और एक नाम इसका दिया गया है कैल्कोजेंस। और इनका बहुत स्पेशल नाम है, इनका नाम है हैलोजेंस। और ये जो लास्ट ग्रुप नंबर 18 है इसके बारे में तो सबको पता होगा, इसका नाम है नोबल गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस। तो हमने नाम देख लिया सबका कि कौन से ग्रुप को क्या नाम दिया गया। ये हमारे शुरुआत का 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब कुछ ट्रेंड्स को समझते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल बनाने का फायदा क्या हुआ। कुछ ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि जैसे कि अगर हम एक ग्रुप के नीचे जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन से लिथियम गए, लिथियम से सोडियम गए, तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बताया जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एक ग्रुप में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक पॉइंट बना के, इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। तो अगर समझ लीजिए ग्रुप 1 है और इसका आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा सबके आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे आपको एक चीज याद रखना होगा कि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब पहले 2 ग्रुप के लिए आपको ग्रुप नंबर आपको दे देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी सब में अगर आपको आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आपको -10 करना पड़ेगा सब में से। अगर इसका निकालना है तो 13 -10 कर देंगे, इसका निकालना है तो 14 -10 कर देंगे, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता चले जाएगा। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 13 का ग्रुप नंबर है, तो आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे ही अगर जाते जाए तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोशन में। और आपको मैंने आपको बताया था अभी कि, तो एक और पॉइंट ये आता है कि ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है ये केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। अब तो मैंने आपको बताया कि ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी एलिमेंट्स का आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन सच बोले तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसे मेटल्स में रखा जाए नॉन मेटल्स में रखा जाए, ये साइंटिस्ट लोग आज तक नहीं डिसाइड कर पाए, और इसे एट द एंड ग्रुप 1 में रख दिया गया। ऐसा भी सोचा गया था कि इसे ग्रुप 17 में रख दिया जाए तो शायद सही रहेगा, लेकिन इसे ग्रुप 1 में रख दिया एट द एंड। तो जितने हाइड्रोजन में छोड़ के जितने भी यहाँ पर ग्रुप में एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर्टी सेम होगा। लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम के साथ सेम होगा, सोडियम का पोटेशियम के साथ सेम होगा। वैसे यहाँ पे सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, यहाँ पे 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 प्रॉपर्टी सेम। ऐसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, मतलब ये मेनली रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। अगर समझ लीजिए कि कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसका अगर वो हीलियम का केस है तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, क्योंकि देखिए हीलियम का आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है, नियॉन का भी भरा हुआ है और आर्गन का भी, इसलिए वो हीलियम, नियॉन और आर्गन का ग्रुप में आ गया। तो एक एलिमेंट ये चाहेगा कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो,
तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो रिएक्टिव हो जाएगा। वैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा कि मैं कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं ताकि मैं वापस स्टेबल हो सकूं, तो वैसे करके यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो हमारे जो ये पहले 3, इसको नहीं, रेयर अर्थ मेटल से छोड़ के ये वाला फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप, ये जो होते हैं हमारे मेनली मेटल्स हैं। ये जो 14 ग्रुप नंबर 14 में आते हैं, इन्हें हम नॉन मेटल्स नहीं बोलते। ये जो हमारे जो ग्रुप 15 से लेके 18 तक आते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और यहाँ पे जनरली मेटालॉइड्स आते हैं, तो उसे उन्हें हम कंसीडर नहीं करते ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को। तो हमारे यहाँ पे नॉन मेटल्स आ गए, ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 13, मतलब ग्रुप 1, 2 और 13 में हमारे आ जाते हैं मेनली मेटल्स। तो हमें समझ में आया कि ये पीरियोडिक टेबल क्या है और एलिमेंट्स को कौन सा बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस में। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ऐसे करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक रिलेशन शो कर रहे थे हमें, और उसी रिलेशन का बेसिस पे हमने इसे ऐसा क्लासिफाई किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। तो हमें पीरियोडिक टेबल का बेसिक समझ में आ गया। अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स बताया और अब हम चलेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ने। तो सबसे पहले आता है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ग्रुप, जैसे नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज होते हैं वैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, वैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमें क्लियर है, इतना यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, इतना हमें क्लियर है। तो मैंने आपको ये भी बताया था जो 1, 2 और 3 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 1, 2 और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये हमारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स की हमारे 2 डेफिनेशन आ जाएंगी। तो इस 2 डेफिनेशन को 2 पॉइंट्स में लिखते हैं। मेटल्स हैव 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन in outermost shell, in valence shell। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ होगा shows tendency to lose electrons। तो जो मेटल्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया 1, 2 और 13 ग्रुप का एलिमेंट जो होता है वो हमारा मेटल होता है। तो ये मेटल होता है वो हमारे मेटल जो तो हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी स्टेबल होना है। जो जिनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बस हीलियम को छोड़ के, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स वो चाहेंगे कि उनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अचीव कर पाएंगे, अगर सोडियम का एग्जाम्पल ले तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कोई नॉन मेटल को गिफ्ट करेगा, मतलब नॉन मेटल को डोनेट कर देगा। तो नॉन मेटल क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे। तो अभी आपको इतना समझना है कि ये टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की, टू बिकम स्टेबल लिख लेते हैं। ये स्टेबल होना चाहता है इसका एटम। तो चलिए अब समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये वाला मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है। तो मैंने आपको बताया जैसे हम एक तो ग्रुप का नीचे जाते हैं, यानी कि हम ग्रुप के नीचे जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 शेल है, यहाँ पे हम और 1 शेल लगा दें तो ये वाला डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ये बढ़ जाएगा वैसे वैसे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस के बीच में कोई अट्रैक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे खिंचाव कम होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप का नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब अगर हम एग्जांपल ले तो लिथियम, सोडियम, तो लिथियम जो होगा वो कम मेटालिक होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, सोडियम ज्यादा मेटालिक होगा। अगर सिलेबस उठा के देखे तो सोडियम इज मोर मेटालिक, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोडियम इज मोर मेटालिक देन लिथियम। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ डाउन अ ग्रुप हमने देख लिया, अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं। अगर ये पीरियड नंबर 1 पीरियड नंबर को फिक्स कर देंगे, अब हम यहाँ साइड बाय साइड जाएंगे, तो इसको कंप्लीट करके देखते हैं इस पीरियड को। तो ये हो गया हमारा पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स। तो पीरियड नंबर 2 को फिक्स कर दिया और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स पता चल गए। तो फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल है, बेरिलियम जो है बेरिलियम यहाँ नहीं आएगा, बेरिलियम यहाँ आएगा। तो हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है वो मेटालिक है, बेरिलियम भी मेटालिक है, लेकिन बोरॉन तो मेटालिक नहीं लग रहा है, कार्बन तो मेटालिक नहीं है, नाइट्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है और नियॉन भी गैस है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो एलिमेंट है वो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर अब डिक्रीज क्यों कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो चलिए देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों कर रहा है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अगर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा। लेकिन ये जो लेकिन एक बात हमें और समझना है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। मतलब जितना ज्यादा, अगर यहाँ पे 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज है तो ये लोग दोनों का अट्रैक्शन 10 प्रोटॉन 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज का कंपैरिजन में कम होगा, रिलेटिव। मतलब ये 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोग दोनों का अट्रैक्शन 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव का अट्रैक्शन से कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन का वैल्यू कम होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये शेल जो अंदर का तरफ आ जाएगा थोड़ा, मतलब यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा अट्रैक्शन का वैल्यू। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसको, हम देख रहे हैं कि ये पूरा शेल भर गया, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते उतना पूरा आ गया। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है। तो ये जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसका वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, और अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं हो पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा अक्रॉस अ पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। तो हमें समझ में आया कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है और अक्रॉस अ पीरियड और डाउन ग्रुप कैसे वैरी करता है। अक्रॉस अ पीरियड अगर हम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, और डाउन ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम इज मोर मेटालिक देन लिथियम। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर
तो नॉन मेटल को 2 पॉइंट से समझते हैं, हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये वाला शोज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब एक और सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, ये वाला टेंडेंसी क्यों शो करते हैं? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन बना ले वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा? ऑब्वियसली ये बात है कि ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी सही है ये वाला, और ये वाला इजी मेथड भी है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना आउटर मोस्ट शेल फिल कर लेगा। तो जो एलिमेंट्स, तो इसका अक्रॉस द पीरियड और डाउन अ ग्रुप एकदम मेटालिक कैरेक्टर का अपोजिट है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जैसे जैसे डाउन अ ग्रुप जाते हैं वैसे जैसे जैसे ये नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत आसान होगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान होगा तो ये ना तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर खिलाफ है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज मत करो। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा रहा है, डाउन अ ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा रहा है। अब हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे लिथियम मेटालिक, बेरिलियम मेटालिक, बोरॉन मेटालिक नहीं, ये है हमारा मेटालॉइड, कार्बन नॉन मेटल, गैस गैस, ये वाला भी क्लोरीन भी गैस, और नियॉन भी गैस। तो हमें जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल बन रहे हैं, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था वाला कि अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है 5 नेगेटिव चार्ज है तो दोनों का बीच में अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन अगर 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन इसका कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो अगर समझ लीजिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है इसके सेल में, तो फिर न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो और जोर से अट्रैक्ट करेगा, जिसका वजह से ये और अंदर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत आसान होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्यों आसान होगा, क्योंकि ये जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जब समझ लीजिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो न्यूक्लियस का फोर्स इसे अपने अंदर संभालेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे वैसे से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो देखते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from valence shell of a neutral gaseous isolated atom। तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, तो उसे समझते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि आउटर मोस्ट शेल, जो मैंने आपको बताया वैलेंस शेल, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी जो है ये वेरी करता है अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप।
तो देखते हैं कैसे वेरी करता है। पहले हमने समझा कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट एक लाइन आ रहा है, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम क्या है, ये क्वेश्चन सभी को आता है। तो न्यूट्रल गैसियस ये है कि समझ लीजिए कि एटम यहाँ पे झुंड में है, यहाँ पे झुंड में एटम है और यहाँ पे एटम एक अकेला है। तो अगर वो झुंड में रहेगा तो ये जो है अलग प्रॉपर्टीज, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ सकता है कि इसका आउटर मोशन में से जितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या हो सकता है या फिर उससे ज्यादा एनर्जी ले ले या फिर उससे कम एनर्जी ले ले अगर ये झुंड में है तो। लेकिन अगर ये इसे एक ही एटम है यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट्स लगा सकता हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन डालने में कितना एनर्जी निकलेगा, वो सब मैं देख सकता हूँ। तो फिर ये अकेले में जब इसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम। मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, नेट चार्ज। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने पहले से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैं पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मतलब वो न्यूट्रल स्टेट में, उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो ये समझ में आ गया कि अगर एटम एकदम अकेला स्टेट में है तो उसे हम न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड स्टेट बोलेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अक्रॉस पीरियड डाउन ग्रुप कैसे वैरी करता है। अगर हम जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जा रहे हैं, और फिर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने में आसानी हो रही है। निकलने में आसानी इलेक्ट्रॉन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर पूल है, जैसे एक एटम का एग्जांपल बना के देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समझ लीजिए इसमें 2 शेल है, अब इसमें मैंने 3 शेल डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन इससे और दूर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और दूर हो गया, तो अट्रैक्शन बहुत कम पड़ रहा है इसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितना दूर जाता जाएगा उतना अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। आसान क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम पड़ रहा है। यहीं पे हम इससे कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने में टफ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस का पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, और यहाँ पे दूर है तो अट्रैक्शन कम हो रहा होगा। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे कम एनर्जी से खटक से निकाल के बाहर डाल दिया। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे हम नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, एकदम मेटालिक कैरेक्टर का एकदम अपोजिट। जैसे मेटालिक कैरेक्टर नीचे आने से इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। तो अब इतना समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे समझ लीजिए वैलेंस शेल में इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब अंदर की तरफ पुल पड़ रहा होगा न्यूक्लियस की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन का अंदर की तरफ पुल पड़ रहा होगा, जिसका वजह से क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज का, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन में बहुत अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, और अट्रैक्शन हो रहा है अंदर की तरफ, जिसका वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। मतलब बहुत ताकत लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, तब जाके निकलेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने में बहुत टफ होगा, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यहाँ पे थोड़ा टफ हो गया, यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है। अरे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रहा आउटर मोशन से, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो इतना हमें समझ में आया कि आयनाइजेशन एनर्जी कितना एनर्जी चाहिए होता है आउटर मोशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो मेटल्स के लिए कम है, नॉन मेटल्स के लिए ज्यादा है। डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को कई जगहों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको डिफाइन कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल gaseous isolated atom gains electrons। तो अब जब समझ लीजिए कि कोई एक एटम है जिसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन वहां पे 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ लीजिए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसे गेन कर लेता है और ये इसका इसमें आ जाता है, तो ऐसा होगा तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा और ये एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऐसा होता क्यों है? बेसिकली जब ऐसा होने का पीछे क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए, समझ लीजिए एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा एज कम्पेयर टू ये वाला जगह। तो समझ लीजिए ये हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट, और यहाँ पे है ये लोअर एनर्जी स्टेट। तो मैं अट्रैक्शन स्टेट नहीं बोल रहा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लो होता है, यहाँ पे हाई होता है। तो अगर समझ लीजिए हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा कि वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में चले जाए। बताइए आप क्या करना होगा इलेक्ट्रॉन को कि वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ जाए। अगर वो एनर्जी लूज करे तो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है। तो अगर उसको हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आना है तो ये कुछ एनर्जी लूज कर देगा। अगर ये एनर्जी लूज कर देगा तो ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो इस अगर ये एग्जांपल पकड़े तो फिर इस एग्जांपल को यहाँ लेके आते हैं। तो समझ लीजिए एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में हमारा एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिर ये समझ लीजिए ये उसी यही वाला आइटम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो समझ लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस में इसका एनर्जी भी इनफाइनाइट होगा। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से इधर पे आना है इसको, तो इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, और जब ये एनर्जी लूज करेगा तब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो एनर्जी लूज होगा। इस कॉन्सेप्ट का डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका फुल डेप्थ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमें क्लास 11 में मिल जाता है, जो कि चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यही मेन रीजन है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में इसका एनर्जी भी इनफाइनाइट होता है। तो जब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आएगा तो इसे कुछ एनर्जी लूज करना पड़ेगा, और एनर्जी जब ये लूज करेगा तो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट आएगा तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, मैंने देखा। तो अगर मैं इसे बहुत दूर, मतलब बहुत दूर से अगर यहाँ लेके जाऊंगा तो भी इसको एनर्जी रिलीज करना होगा। तो अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो ये पॉइंट हमें समझ में आया। और ये सेम एक्सप्लेनेशन क्या मैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए दे सकता हूँ क्या? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में ये हो रहा है, समझ लीजिए लो एनर्जी स्टेट है और ये हाई एनर्जी स्टेट है। तो अगर समझ लीजिए मुझे लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ले जाना है, तो मुझे इसे एनर्जी देनी होगी। अगर मैं इसे समझ लीजिए यहाँ पे ऑर्बिट में है, मुझे इसको दूर लेके जाना है, मुझे इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस में लेके जाना है, तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में डालने के लिए इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस सेम एक्सप्लेनेशन मेरा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है? अगर हम जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, तो यहाँ पे 3 शेल है। लिथियम में 2 शेल होते हैं, सोडियम में 3 शेल होते हैं, क्योंकि इसका पीरियड नंबर 3 है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जाता है। और अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फिर एनर्जी भी उसका बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे दूर जाएंगे हम वैसे एनर्जी स्टेट उसका बढ़ जाएगा।
तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको दूं, अगर मैं इसको समझ लीजिए यहाँ पे कम एनर्जी स्टेट है और यहाँ से मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूं, तो ये कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बाय वन इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैं इसे इस केस में इलेक्ट्रॉन लूं तो फिर देखिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन में जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन लूंगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा। तो मैं जैसे जैसे इस साइड में जाऊंगा अक्रॉस द पीरियड वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो यही मेन एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके कि देखिए बेसिकली जब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा और एटॉमिक साइज जब छोटा होगा तो एनर्जी स्टेट लो होगा। तो हायर एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, लोअर एनर्जी स्टेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जाने के लिए जितना ज्यादा दूर रहेगा ये उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो फिर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो समझ लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। हमें क्या पता है कि जितना ज्यादा हम जैसे इस साइड में जाते हैं वैसे एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज यहाँ पे छोटा होते जा रहा है तो फिर यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा एज कम्पेयर टू, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक साइज ज्यादा है तो फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाने में कम एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक साइज कम है तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट जाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि मैंने आपको ये एग्जांपल में बताया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से लो, देखिए यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट है। तो अगर ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। वैसे ही अगर ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस यहाँ पे है तो फिर अगर समझ लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे जाने में तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ पे जाने में इसका इस पॉइंट को कंपेयर करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसके इस एग्जांपल से समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट का मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेन एक्सप्लेनेशन क्लास 11 में ही है। मैंने आपको क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर का छोटा सा ब्रीफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन किया ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले। वरना मैं भी चाहता तो बता सकता था कि बस ये अक्रॉस पीरियड ऐसे वैरी करता है, डाउन ग्रुप ऐसे वैरी करता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप इसका बिहाइंड कॉन्सेप्ट समझे और कॉन्सेप्ट समझने से आप क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चलिए हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको डिफाइन कर लेते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने से पहले हमें नेक्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल बॉन्डिंग, उसका कुछ कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। एक तो कॉन्सेप्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इनका स्टेबल स्टेट नहीं है। ये चाहेंगे कि मैं इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं ताकि मैं स्टेबल हो सकूं। तो अगर समझ लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब और एक केस देखते हैं 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस में होते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स चाहेंगे कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये भी 8 हो जाएगा। 8 जो होता है वो हमारा होता है स्टेबल स्टेट। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 8 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 8 हो जाएगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल। तो ये चाहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। अब चलिए ये दोनों केस तो सही, ठीक है, बढ़िया केस है। अब और एक केस देखते हैं। एक और केस क्या है, समझ लीजिए कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब 5, 6, 7। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों कंबाइन करें एक दूसरे से, कंबाइन। तो ये कैसे होगा? ये पॉसिबल कैसे है? मेटल तो नॉन मेटल तो कंबाइन कर सकते हैं। ये 1 7 के साथ कंबाइन कर सकता है, 2 6 के साथ कर सकता है, 3 5 के साथ कर सकता है। तो अच्छा कंपाउंड बन जा रहा है। तो और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन क्यों करना है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। वो चाहता है कि उस आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वाले, अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वाले के साथ अगर
अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए एक सात इलेक्ट्रॉन वाला एटम है आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे एक 7 इलेक्ट्रॉन वाला बना लेते हैं। दोनों कंबाइन कैसे करवाते देखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर समझ लीजिए इसको इसके साथ कंबाइन करना है। तो ये लोग एक दूसरे को क्या बोलेंगे कि अगर तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो तो मैं भी अनस्टेबल हूँ, और ये भी इससे वही बोलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा आखिर में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे देगा 7, यहाँ पे देगा 8, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए 1, 2। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहिए हमें। तो देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बाहर आउटर मोस्ट शेल, ये वाला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इनके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोला कि चलो 7 इलेक्ट्रॉन तो है, तो हम इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक जैसा बना दिया। ये पॉइंट सेम हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। आपको समझ में आ रहा है? तो ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये दोनों, तो अगर हम पर एटम हम इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे हम इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो अभी इतना हम समझ लिए कि इतना ये है हमारे पास। तो यहाँ पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ खिसकेगा नहीं। लेकिन अब एक तो तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल है, HCl। अब हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन में यहाँ पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करना होगा तो ये कैसे करेगा, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इसका फाइनल डायग्राम कैसा दिखेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों स्टेबल हो गए। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे 17 प्रोटॉन है इसके पास। तो 17 प्रोटॉन जो होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे बस एक ही प्रोटॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे अपना पुल एक्सर्ट करेगा। 17 प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसके तरफ चले जाएंगे और इससे बहुत दूर हो जाएंगे। तो अब यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे नेट प्रोटॉन चार्ज ज्यादा है, और प्रोटॉन चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ कैसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्टर्ब होता है। तो जिसका जितना ज्यादा आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टी कैसे वैरी करता है। तो यहाँ पे मैंने रफ सेट पीरियोडिक टेबल बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए समझ लीजिए, अब ग्रुप 2 का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी पीरियड 2 का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस आउटर मोशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर समझ लीजिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है वो हमारा मेटल्स के लिए वैलिड तो नहीं होता है, तो इतना सेगमेंट को तो पूरा हटा लेंगे, इतना सेगमेंट को पूरा हटा लिया। अब नॉन मेटल्स को देखते हैं थोड़ा। इतना सेगमेंट में पूरा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवैलिड है। अब देखिए, तो अब समझ लीजिए, और हीलियम और ये तो हमारा किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं बनाते, तो फिर मेनली जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन चारों के बीच में वेरी करता है। हाइड्रोजन आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, तो ये जो डब्बे हैं उसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करता है। तो समझ लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन का क्लोरीन है, समझ लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो समझ, तो हाइड्रोजन इस साइड में और फ्लोरीन पूरा उस साइड में, और उस साइड में होने की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं वैसे वैसे आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते जाते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही होगा। अगर इस साइड में है तो इसका में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरो देके। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो अगर कोई चीज तो अब इतना देर तक अगर इतना देर तक आप लेक्चर में बने हुए हैं तो आपको ये तो समझ में आ ही होगा, अगर अक्रॉस द पीरियड कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज होती है तो डाउन ग्रुप वो डिक्रीज होती है, डाउन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन वो कम हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, जिसका वजह से डाउन ग्रुप ये डिक्रीज होता है। तो ये लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी था, और इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म होता है। तो फिर अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस चीज पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, तो क्वेश्चन की वीडियो मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा कुछ दिन में, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखें, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जो कि मेनली पीवाईक्यूज होंगे। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।